गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अब बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीशन के पाथवे पे हैं। ठीक है, थोड़ा पोर्शन इसका बचा हुआ है और हाफ पोर्शन लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा, हाफ जो होगा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बायो इनऑर्गेनिक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो पिछली क्लास में या कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। गुड मॉर्निंग बेटा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, वॉइस आ रही ना मेरी ठीक से? मेरी आवाज आ रही है ना? गुड मॉर्निंग भैया। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, राइट। हमने देखा था कि कैसे जो है सोडियम जो है इन साइड से जो है वो आउटसाइड आता है और जो हमारा पोटेशियम है वो कहाँ होता है, आउटसाइड से इनसाइड जाता है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब ये देख लो कि क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता भी है कि नहीं। तो ठीक है, क्वेश्चन कर लो, होपफुली आप पढ़ के आए होगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो और आप बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए कल हमने जो पढ़ा था। तो जो कुछ भी आप पढ़े हो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये आया था क्वेश्चन सोडियम पोटेशियम पंप से रिलेटेड गेट 2021 में। गेट 2021 गड़बड़ मत करना, ठीक है। लिखा है द करेक्ट स्टेटमेंट्स about concentration of Na plus and K plus in animal cells is R। कल हमने पढ़ा था कि कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है। ठीक है, एनिमल सेल के बारे में सोडियम पोटेशियम के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ध्यान से सुनना। कल हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप पढ़े थे, कैसे मैकेनिज्म होती है मैंने आपको बताया था। एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है जब 3 सोडियम जो होता है वो कहां से कहां जाता है, इनसाइड से आउटसाइड, और 2 पोटेशियम साथ में क्या जाता है, आउटसाइड से इनसाइड। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने बताया था कि एंजाइम होता है जो यहाँ पे वर्क करता है, उसका नाम क्या बोला था हमने, Na सोडियम पोटेशियम एटीपेज, राइट। हमने बोला था मैग्नीशियम भी इसमें रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम का रोल क्या था, जो एटीपी की हाइड्रोलिसिस थी उसको बढ़ा रहा था, और दूसरा हमने देखा था मैग्नीशियम में कम और कर रहा था। वो क्या कर रहा था, जो डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब जब सोडियम जो है इनसाइड से आउटसाइड आता है उस समय जो स्ट्रक्चर का डिफॉर्मेशन था उसमें भी उसका रोल था। हमने कल वेलिनोमाइसिन पढ़ा था। वेलिनोमाइसिन क्या होते हैं, आइनोफोर्स। मैंने बताया था कि 2 तरह से हो सकता है, चैनल के थ्रू हो सकता है या तो कैरियर के थ्रू हो सकता है। तो वेलिनोमाइसिन भी ध्यान रखना, जिसमें मैंने आपको वेलिनोमाइसिन बताया था, आइनोफोर्स है, नोनाक्टिन बताया था, मोनाक्टिन बताया था, डिनेक्टिन बताया था, ट्रिनेक्टिन बताया था, राइट। ये लोग क्या थे, ये लोग आयन ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला है K प्लस inside the cell, K plus inside the cell greater than K plus outside the cell, outside the cell। दूसरा है स्टेटमेंट Na plus inside the cell, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। Na plus outside the cell। अगर आप पढ़े होगे कल की क्लास तो आप जरूर क्वेश्चन कर लोगे, ये 2 मार्क्स में था। अब जानते हो गेट में तो मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। फिर है Na प्लस इनसाइड द सेल, और उसके बाद है Na प्लस आउटसाइड द सेल। अगला है फोर्थ K प्लस inside the cell, K plus outside the cell। एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसमें यहां लिखा है ना, देखो ये है MSQ है ये, राइट। MSQ मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये।
तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। इसीलिए यहां पर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पर, इज आर, तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। बताओ जरा, ध्यान से पढ़ो, कल मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं। अभी गेट 2021 का क्वेश्चन है ये, आराम से करके बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए इसका। अभी तो कंसंट्रेशन पूछा है, वो बाद में एंजाइम के बारे में पूछ सकता है, राइट। क्या पढ़ा था हमने कल? सोडियम का पोटेशियम कहाँ ज्यादा होता है? देखो हमने कल क्या पढ़ा था, ऐसे ना, ऐसे इधर मैकेनिज्म याद हो गया आपको, ये इनसाइड था, ये आउटसाइड था, राइट। इधर से क्या आ रहा था, इधर से सोडियम आ रहा था इधर, और इधर से क्या जा रहा था, इधर से जा रहा था इधर पोटेशियम। और जिधर से सोडियम आ रहा था इधर क्या थी इसकी, इधर था सोडियम इनसाइड में लो कंसंट्रेशन, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट था ना ये। इधर पोटेशियम क्या था, हाई कंसंट्रेशन। और आउटसाइड में क्या था, इसका उल्टा, आउटसाइड में पोटेशियम क्या था, लो कंसंट्रेशन, और सोडियम प्लस क्या था, हाई कंसंट्रेशन। तो मतलब बाहर सोडियम ज्यादा होता है, अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। तो अगर आप आउटसाइड कंपेयर करोगे तो, आउटसाइड में देखते हैं पहले, आउटसाइड में जो सोडियम की कंसंट्रेशन होती है क्या होती है, वो ज्यादा, राइट। इनसाइड में जो सोडियम की कंसंट्रेशन होती है क्या होती है, वो कम। तो देखते हैं ऑप्शन में, Na प्लस आउटसाइड में कहाँ ज्यादा है, Na प्लस आउटसाइड में इधर ज्यादा है, थर्ड ऑप्शन में। तो एक हमारे पास आंसर ये हो गया। पोटेशियम में क्या करते हैं, पोटेशियम कहाँ ज्यादा था, इनसाइड में ज्यादा था, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया। इसका मतलब पहला और तीसरा जो है करेक्ट है वो, ठीक है। तो 1 और 3 समझ गए, राइट, ठीक है ना। चलो तो अब एक दो चीजें और बची हैं, हम लोग उसमें पढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, जो नर्व इंपल्स होती है ना, सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है, उसमें भी सोडियम पोटेशियम रोल प्ले करता है, राइट। जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, जब आपको कोई टच कर, जैसे यहाँ पे हाथ में हमारे छुआ जाता है ऐसे, या बॉडी को कहीं भी कोई टच होता है, तो आपको लगता है ना हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाता है, हाँ भाई, जैसे ही कोई टच करता है, यहाँ कुछ भी हमारी बॉडी में छूता है अगर, तो हमें पता चल जाता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, ये सिग्नल का ट्रांसमिशन है। आपको पता चल गया कि कुछ ना कुछ हो रहा है, बॉडी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसमें भी सोडियम पोटेशियम का रोल है, सोडियम पोटेशियम का इसमें भी रोल है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मेन जो मैंने ये पढ़ा है कि ये जो मूवमेंट होता है, और देखो ये मूवमेंट जरूरी भी है। ये जो सोडियम का ट्रांसपोर्ट, पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट या आयन का ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है, ये सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए, एंजाइमेटिक फंक्शन के लिए ही जरूरी है, या किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जरूरी है, नहीं। ये इसलिए भी जरूरी है कि सेल में जो कंसंट्रेशन रहे वो क्या रहे, बैलेंस रहे। भाई मान लो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन, बाहर की कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन आयंस की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हो सकता है सेल क्या कर जाए, बस्ट कर जाए, है ना। तो आयन का मूवमेंट इसलिए भी जरूरी होता है जिससे सेल का स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहे, राइट। नहीं तो मान लो एक जगह पे आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, एक जगह पे बिल्कुल कम रह गया। मान लो सेल के अंदर किसी आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो सेल स्वेल कर सकती है ना, स्वेल करेगी तो क्या आ जाएगी, ब्रस्ट कर सकती है वो, तो सेल की डेथ हो सकती है। अब इसी तरह अगर बॉडी की सारी सेल डेथ हो जाएंगी, तो इसका मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म में ये हो रहा है वो जिंदा थोड़ी बचेगा वो। इसलिए ये इसलिए भी जरूरी है जिससे सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। समझ में आया ना। तो सिग्नल ये सेल स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। बाकी जो हमने इसका कल वाला मैकेनिज्म पढ़ा था वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब हमें आगे दो चीजें पढ़नी है। यहाँ पर मैं आपको कल भी बता चुका था, आज की क्लास में एक हमने पढ़ना है टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल। अब देखो टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल, और दूसरा मेटल्स इन मेडिसिन, ये दो चीजें पढ़नी है इसमें, और दोनों से क्वेश्चन आता है, ठीक है, राइट। हम एग्जाम की क्वेश्चन करके देखेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा, ठीक। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सब कुछ अगर पढ़े हो, मान लो ये टॉपिक आपने छोड़ दिया, हो सकता है एग्जाम में यही से क्वेश्चन आ जाए, फिर तो आपने जितना कुछ पढ़ा था आपकी सारी मेहनत तो बेकार जाएगी ना, राइट। ठीक है, अब देखो भैया, टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल दो तरीके से हो सकती है। एक, एक्सेस कंसंट्रेशन हो जाए मेटल का,
एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल मेटल्स, जैसे आयरन हो गया, राइट, कॉपर हो गया हमारे पास, या हमारे पास बहुत सारे मेटल हैं जिसकी एक्सेस कंसंट्रेशन अगर हो जाएगी तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, या उसकी वजह से टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाएगी। दूसरा ये है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं आती, या जो है बॉडी में उनकी जरूरत नहीं है, वो इसेंशियल है ही नहीं, वो कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे ह्यूमन में नहीं है उनकी जरूरत, वो जब बॉडी में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी टॉक्सिसिटी जो है प्रोड्यूस कर देते हैं। देखो दो तरह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। पहला, वो मेटल्स जो हमारी बॉडी की फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, जिनको हम इसेंशियल बोलते हैं, राइट, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, जिनके बिना डेथ हो जाएगी, मतलब जिसके बिना बॉडी सस्टेन नहीं कर सकती है, उनको बोलते हैं हम लोग इसेंशियल मेटल्स, राइट। अब अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो भी क्या करेंगे, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। दूसरा ये है कि ऐसे बहुत सारे मेटल हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए अगर हम बात करें तो हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो नेचर में है, तो अगर वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। जैसे मरकरी हो गया, राइट, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, ये लोग भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, ठीक। तो खैर, ये टॉक्सिसिटी तो जनरली आपको दिखेगी नहीं, ये वाली बहुत कम दिखेगी अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है तो। जैसे एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल मेटाबॉलिक टॉक्सिसिटी आपको जनरली कम दिखती है। कभी आप सुने हो किसी का आयरन बढ़ गया हो? कॉमनली क्या सुनते हैं, कॉमनली आपको ये वाली टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिलती है, अनटिल अनलेस आप एक्सेस में ना ले लो गलती से। ये बात सही है कि नहीं? अच्छा बताओ, जनरली आप देखते हो ना, जब आप लोगों की ब्लड रिपोर्ट आती, बोले वो आयरन कम है इनको, कैल्शियम कम हो गया इनको, है ना, यही बोलते हैं। कभी आप रेयरली सुने होगे, रेयरली आप सुने होगे कैल्शियम बढ़ा है या आयरन बढ़ गया है। सही बात है कि नहीं? अरे जनरली रिपोर्ट लेके आते, भैया आयरन कम हो गया, पालक खाओ। उसके बाद दुनिया भर का डॉक्टर लोग भी बहुत सारे बताते हैं, जो आसपास के लोगों तो आपको ज्यादा सजेशन देते हैं, है ना। अगर गलती से ये सब चीजें अगर एक्सेस में नहीं किसी तरह से ले लिए तो नॉर्मली जो है ये वाली टॉक्सिसिटी आपको कम देखने को मिलेगी, राइट। आपको ज्यादा मिलती ही ये वाली टॉक्सिसिटी, जिसमें आजकल सबसे ज्यादा कॉमन ये है आर्सेनिक पॉइजनिंग। क्यों हो रहा है? आप देखते हो ना आजकल, देखो ज्यादातर जो ग्राउंड वाटर हम लोग निकाल के पीते हैं, उसमें जो है आपको ज्यादातर आर्सेनिक पॉइजनिंग दिख रही है। आज अभी देखो आप, लोग घर में आरओ लगा रहे हैं, जैसे आर्सेनिक क्या हो जाए, वो फिल्टर हो जाए। तो पानी की वजह से सबसे कॉमन आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, ये टॉक्सिसिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, आर्सेनिक पॉइजनिंग वाली, ठीक है। बाकी मरकरी वाला भी होता है, कैडमियम भी वाला होता है, लेड की पॉइजनिंग भी होती है, ठीक है। लेड की पॉइजनिंग कहाँ से? लेड बैटरीज यूज करते हैं हम लोग, वहां से आता है। पहले पेट्रोल में यूज किया जाता था लेड, एंटी नॉकिंग एजेंट जैसा, हालांकि बंद कर दिया गया है अभी, राइट। तो खैर, इसके बारे में हमें उतना नहीं पढ़ना, हमें मेनली इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, वो जेनेटिक डिजीज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे बस, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं विल्सन डिजीज, राइट। बाकी हम लोग इन सब के बारे में पढ़ते हैं। चलो एक एक करते हैं, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, कॉपर, ठीक है। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं मरकरी पॉइजनिंग, ठीक। मरकरी पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी बाय मरकरी। देखो अब आराम से सुनो, ठीक है, ध्यान से, अभी ध्यान से सुनते जाना कि देखो इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है। मरकरी जो है वो टॉक्सिसिटी कौन सी कंडीशन में ज्यादा होता है, मतलब मरकरी का कौन सा कंपाउंड ज्यादा टॉक्सिक होता है। फिर अगर कोई कंपाउंड मरकरी का ज्यादा टॉक्सिक है तो उसका रीजन क्या है। फिर तीसरा, ये जो टॉक्सिसिटी दिखाता है, देखो क्या क्या पढ़ना होता है टॉक्सिसिटी में, देखो सुनो ध्यान से, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, इधर ही देख लेते हैं, ठीक है। जब भी आप मेटल की टॉक्सिसिटी पढ़ोगे ना, तो देखो क्या क्या आपको क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक्सपेक्टेशन क्या क्या होती है। पहला, जो टॉक्सिसिटी है वो किस वजह से है, मतलब उसके लिए रिएजेंट या कौन सा कंपाउंड रिक्वायर्ड है, या कौन से कंपाउंड की वजह से होता है। जैसे मरकरी में अगर आपसे पूछे कि मरकरी पॉइजनिंग किस वजह से होती है, तो आप मरकरी नॉर्मल मत बोल देना, HgO नहीं बोल देना है आपको, उससे मरकरी पॉइजनिंग नहीं होती है। तो वो जो टॉक्सिसिटी एजेंट है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर वो टॉक्सिसिटी शो कर रहा है तो ऐसा क्या कर रहा है जिससे वो टॉक्सिक हो रहा है, राइट। रीजन फॉर टॉक्सिसिटी, रीजन बिहाइंड टॉक्सिक बिहेवियर,
रीजन बिहाइंड टॉक्सिक बिहेवियर, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा सिम्टम्स, ये बहुत, सिम्टम्स का मतलब सिंपली देखो, सिम्टम्स का मतलब कोई आपसे नहीं पूछेगा खांसी जुकाम बुखार के बारे में, सिंपल। ये कब आपको ध्यान रखना है, इफ एनी फेमस नेम्ड डिजीज, ये तब ध्यान रखना है जब इनसे ऐसी कोई डिजीज हो जिसका नाम अलग हो, ठीक है। जैसे मरकरी से क्या होता है, मिनीमाटा, राइट। कॉपर की प्रॉब्लम में क्या होती है, बिल्सन, ठीक है। सेलेनियम से क्या होता है, कुशन डिजीज, ठीक है। कैडमियम से क्या होता है, इताई इताई। तो ये नाम ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद फिर हाउ टू ट्रीट, इसको कैसे आप दूर करोगे, हाउ टू ट्रीट मेटल पॉइजनिंग। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझ में आया। तो इन्हीं चार चीजों पे हम भी फोकस करेंगे, समझ गए। पहले कि ये जो टॉक्सिसिटी है उसमें कौन सा वाला उसका पार्ट है, कौन सा वाला उसका फेज है, कौन सा वाला उसका जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है उसमें काम क्या करता है वो। उसके बाद सिम्टम्स, सिम्टम्स में भी आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर आपको ये ध्यान नहीं रखना कि नोजिया हो गया, एंजाइटी हो गई, राइट। ये सब नहीं, मेनली आपको अगर कोई नाम होगा ना फेमस तो ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद कैसे उसको ट्रीट करते हैं, ये चार चीजें हमें पढ़नी होती है। तो चलिए मरकरी में शुरू करते हैं और एक एक करके समझते हैं हम। बात समझ में आई ना कैसे पढ़ना है। बोलो ऐसे पढ़ना हमें, ठीक है। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मरकरी पॉइजनिंग या मरकरी टॉक्सिसिटी के बारे में। चलो इधर लिखते हैं मरकरी पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग देखो पढ़ाने को ना बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, बट प्रॉब्लम यह है कि इतना बहुत कुछ पढ़े हो, ठीक है, बस इतना मेन मेन चीजें जानो, मरकरी पॉइजनिंग या फिर टॉक्सिसिटी बाय मरकरी या मरकरी टॉक्सिसिटी। देखो दो दो इंसिडेंट ध्यान रखना आप, ठीक है। एक तो इसलिए ध्यान रखना क्योंकि वो बहुत कॉमन है, वो मरकरी पॉइजनिंग के दो इंसिडेंट बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। पहला पहला इंसिडेंट क्या है, एक 1953 में मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा डिजीज हुआ था क्या इसमें। देखो जापान में था एक मिनीमाटा वे, राइट। इस वे की जो फिशेस थी ना, फिशेस वो किससे कॉन्टामिनेटेड थी, कॉन्टामिनेटेड विद मिथाइल मरकरी। तो ध्यान रखना मरकरी जो पॉइजनिंग हुई है वो मरकरी की वजह से नहीं हुई है, कॉन्टामिनेटेड विद CH3Hg+, राइट, ठीक है, इसकी वजह से हुआ था। यहां पे कैसे आया, यहां पे क्या था, यहां पे आया था ये इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज या इंडस्ट्रियल वेस्ट। मेनली मान लो यहां पर कोई कंपनी है, ठीक है, राइट, इंडस्ट्री है, वहां से इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज आया पानी में, और यहां पर ये बेसिकली आया किस फॉर्म में था, मरकरी के फॉर्म में। क्या आया था यहां से आया था Hg2+। इस Hg2+ को एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इसको CH3Hg+ में। तो क्या किया यहां पर, यहां हुआ बायोमिथाइलेशन, क्या हुआ, बायोमिथाइलेशन। तो मरकरी को कन्वर्ट कर दिया CH3Hg+ में। ये जो होता है क्या होता है, अब ध्यान से एक चीज समझ लो यहीं पे, अगर मैं कंपेयर करूं मरकरी में और CH3Hg+ में, तो हमें पता है ये मोर पोलर है। मोर पोलर क्यों है, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, लेस पोलर, राइट, और दूसरा यहाँ पे CH3 ग्रुप है। तो अगर CH3 ग्रुप होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है, कभी भी एग्जाम में आए तो पूछा जाए कि मिनीमाटा डिजीज किस वजह से हुई थी, तो Hg2+ कभी मत लिखना, क्या लिखना है आपको, CH3Hg+, राइट। देखो ये मोर पोलर है, ये क्या है, लेस पोलर, और CH3 ग्रुप कैसा होता है,
एक तो चार्ज कम हो गया इसलिए लेस पोलर हो गया, दूसरा ये क्या है इसके पास नॉन पोलर ग्रुप है। अब अगर किसी भी सिस्टम के पास नॉन पोलर ग्रुप होगा, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। सही बात है कि नहीं? और जो लिपिड लेयर होती है, जो स्किन की लेयर है, ये कैसी होती है हाइड्रोफोबिक। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से इजिली इंसर्ट इनटू बॉडी, ठीक है। तो इसकी मोर कंसंट्रेशन हो जाएगी, जितना ज्यादा इजिली इंसर्ट करेगा इसके अंदर कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी ज्यादा। तो जितनी फिशेस थी उनकी जो लेयर्स थी, स्किन थी ना, वो मरकरी पेनिट्रेट नहीं करता था, वहां क्या करता था CH3Hg+ वो पेनिट्रेट किया उसके अंदर, जो इनकी उसके अंदर जो है पेनिट्रेट करने की वजह से मरकरी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। और फिर उसके बाद ये जाके आगे ढेर सारे जो एंजाइम्स थे उनकी एक्टिविटी को उसने ब्लॉक कर दिया, राइट। तो यहाँ इन फिशेस को जिन जिन लोगों ने खाया उनमें से बहुत सारे लोगों की क्या हो गई डेथ हो गई, और बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनको सीरियस इशू हो गया। जैसे एटॉक्सिया एक प्रॉब्लम होती है। एटॉक्सिया में ये होता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जैसे मान लो आप ऐसे करके चलते हो ना, ऐसे 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 ऐसे, तो हो सकता है आपका अगला हाथ आगे चले, आगे ये वाला चले ही ना। या फिर आप बात कर रहे हो ना, तो जैसे आप कभी देखे हो ड्रिंक करने वाला जो आदमी शराब पिए होता है एक्सेस में, देसी शराब, ठीक है, वो देखो बोल नहीं पाता, उसकी जबान लड़खड़ाती है। ये दिक्कत होने लगी, कई लोगों को आंख से दिखना बंद हो गया। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं, देखो डेथ तो जितनी हुई हुई, सबसे बड़ी समस्या हुई बहुत सारे लोगों को ये सब दिक्कतें हो गई, तो उनकी तो लाइफ बर्बाद हो गई ना। और इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ ऐसा हुआ, जो न्यू बॉर्न बेबीज थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनमें क्या हुआ था, उनमें बाई बर्थ प्रॉब्लम हो गई, जिसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्जेनाइटल इफेक्ट। मतलब वो जब उनका जन्म हुआ ना, तो वो पहले से ही बीमार थे। तो किन किन को, जिन मदर्स ने ये फिश खाई थी, जिनमें कॉन्टामिनेशन हुआ था, उनमें क्या हो गया, उनमें जन्मजात बीमारी हो गई। तो जो लोग डेथ हो गई उनका तो जाने दो, लेकिन जो लोग जिंदा बचे ना, उन लोगों में और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। मतलब यहाँ तो वैसे ना अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है ज्यादा डेथ नहीं हुई थी, मतलब ऐसा नहीं कि 10,000 15,000 लोग मर गए थे, लेकिन जो लोग इफेक्टेड हुए इससे ज्यादा, जिनको बचाया गया, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इसलिए इतना ज्यादा क्या हो गया, फेमस हो गया, ठीक है। तो इस डिजीज के बारे में ध्यान रखना। तो ध्यान रखना क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में लेस पोलर हो गया, इसीलिए ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर गया इजिली, इसलिए ज्यादा टॉक्सिक हो गया। समझ रहे हो? बताओ, ये मिनीमाटा डिजीज के बारे में ध्यान रखना। दूसरा एक और कॉमन अभी इंसिडेंट हुआ है रिसेंट में, वो है 1972 में, जिसमें क्या हुआ था, गेहूं जो होता है ना, वीट, उस पे पेस्टिसाइड्स, वीट पे क्या था, पेस्टिसाइड का छिड़काव किया गया था। और जिन जिन लोगों ने गेहूं खाया, ठीक है, यहां मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये खुशी से गेहूं खाए, लेकिन उसके बाद ये दुखी हो गए बेचारे, ऐसे। इन सब के अंदर भी क्या हो गई, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई थी। यहां भी क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, मरकरी पॉइजनिंग। ठीक है, ये कहां था, इराक या ईरान में, आई थिंक कहीं था, इराक या ईरान में कहीं था, आई थिंक ईरान में। तो अभी रिसेंट की ये घटना है जहां भी, तो क्या देखो मरकरी, इसीलिए जो है मरकरी पेस्टिसाइड बैन कर दिए गए हैं, वो नहीं यूज होता है, क्योंकि अगर वो थोड़े भी बचे रह गए तो हो सकता है कि वो जो है पेस्ट को तो किल कर दे, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होगा अगर कोई भी लेगा, तो वहां पे मरकरी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इवन बहुत पहले ऐसा बोला जाता था कि लोग, जो मरकरी मरकरी नाइट्रेट होता है ना, जो कैप होती है, आपने कभी देखा होगा सर्कुलर ऐसे कैप, ऐसे ऐसे कैप, तो मुझे तो, मेरा तो आर्ट बहुत गंदा है, ऐसे वो देखे हो आप कैप ऐसे, ये वाली टोपी, हैट जिसको बोलते हैं, हैट जिसको बोलते हैं, हैट, HAT, हैट, हैट सुने हो नाम ना, हैट। तो 19 सेंचुरी में हैट को साफ करने के लिए जो है लोगों ने यूज किया था मरकुरी, क्या यूज किया था, इसको साफ करने के लिए यूज किया था मरकरी नाइट्रेट, ये। उसके बाद साफ करने के बाद लोगों को दे दिया गया, भाई जिन्होंने जिनका मान लो किसी ने दिया होगा वॉशिंग के लिए दिया होगा, या घर पे ऐसा कोई घर पे अपने साफ किया होगा, उसमें मरकरी नाइट्रेट रहा होगा, राइट। तो जिन जिन लोगों ने, जिससे जैसे देखो सुनो, यहाँ हेड जिन जिन लोगों ने अपना इससे साफ किया, इससे क्लीन किया, उसके बाद जिन जिन लोगों ने हेड को दोबारा यूज किया ना, उनके अंदर भी क्या हो गई, मरकरी पॉइजनिंग।
उनके अंदर भी हो गई मरकरी पॉइजनिंग। ठीक है, चलो फिर ये इंसिडेंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब, जिसमें मिनीमाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका स्पेसिफिक नाम है। चलो अब हम देखते हैं और थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि जो कंपाउंड है, हमने पढ़ लिया ना कि कंपाउंड जो है वो मरकरी टॉक्सिक के लिए कौन सा कंपाउंड ज्यादा जो है टॉक्सिक है। ध्यान सुनो, अब देखो जो Hg0 होता है नॉर्मल मरकरी, वो क्या होता है, नॉन टॉक्सिक। ठीक, जो Hg2+ होता है वो क्या होता है, टॉक्सिक, लेकिन क्या होता है, लेस टॉक्सिक। क्यों? क्योंकि ये पोलर है, ये ज्यादा कंसंट्रेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो लिपिड, बॉडी की जो लेयर है ना, वो कैसी है, वो नॉन पोलर है, वो हाइड्रोफोबिक है। अब ये जो मरकरी 2+ है, ये कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इसका बायोमिथाइलेशन। बायोमिथाइलेशन तो क्या बन जाएगा, CH3Hg+। अगर इसका फर्दर करा दो सेम यही, तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग इसको यहां भी कन्वर्ट कर देते हैं इसमें। टॉक्सिक ये ज्यादा होता है, ये है हाईली टॉक्सिक। ये उतना टॉक्सिक नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये होता है वोलाटाइल। वोलाटाइल होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये नॉन पोलर ज्यादा है इसे, लेकिन ये ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता। ठीक है, और जो बायोमिथाइलेशन करवाता है वो कौन होता है, वो होता है मिथाइल कोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन, या बोल सकते हो आप विटामिन B12। ठीक है, मिथाइल कोबालामिन या विटामिन B12। तो एक क्वेश्चन आता है कॉमनली, ये पूछा जाता है, हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो मरकरी की टॉक्सिसिटी है वो कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो मरकरी की टॉक्सिसिटी है वो विटामिन B12 की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? वो इसी वजह से, ये उतना टॉक्सिक नहीं है क्योंकि ये है पोलर, इसलिए ये बॉडी के अंदर उतना ज्यादा इंसर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब यहाँ पर विटामिन B12 होता है कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, जो बायोमिथाइलेशन हो जाता है, तो जो बनता है ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक, क्योंकि ये क्या है, ये लेस पोलर है। तो आप इस सवाल का जवाब तो दे सकते हो ना कि व्हाई मरकरी पॉइजनिंग इज ग्रेटली इनहैंस्ड इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12। अगर ये रीजन पूछे आपसे कि क्यों मरकरी की पॉइजनिंग विटामिन B12 की प्रेजेंस में बढ़ जाती है, तो आप बता सकते हो ना ये इसी वजह से होता है क्योंकि मिथाइल मरकरी कंपाउंड बनता है। ठीक, समझ गए? अब देखो इसके होने से फायदा क्या है, ये क्यों ज्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि देखो CH3Hg+ क्यों ज्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि ये है, इसके अंदर है हाइड्रोफोबिक करेक्टर। हाइड्रोफोबिक करेक्टर, इसीलिए ये ब्रेन में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक की वजह से क्या होता है, ये क्रॉस करता है, क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, और ब्रेन में एक्यूमुलेट होने से क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इसको डैमेज कर देता है ये, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज, जैसे पैरालिसिस हो जाती है, दिमाग काम नहीं करेगा, ये सब इसके क्या सिम्टम्स हैं। किडनी फेलियर हो जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है, राइट। ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि व्हाई मिथाइल मरकरी कंपाउंड्स आर मोर टॉक्सिक देन नॉर्मल मरकरी, बिकॉज मिथाइल मरकरी आर मोर हाइड्रोफोबिक, हेंस दे कैन इजीली पेनिट्रेट इनटू लिपिड लेयर या बॉडी लेयर, जिसकी वजह से उनका एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, पहला चीज। सेकेंड थिंग ये है कि ये लोग जो है ब्रेन में भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। अगर ये पोलर होता तो शायद वहां तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या ऐसे बोल सकते हो ब्रेन में एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। इसीलिए तो
देखो सीएनएस डैमेज होने से ही एटॉक्सिया होता है, मतलब अब आपका अगर ब्रेन ब्रेन की जो फंक्शनिंग वो डैमेज हो गई, तो इसका मतलब ना तो आप ठीक से बात कर पाओगे, ना तो आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होगा। भाई सिंपल सी बात है, आप बोल कुछ और रहे हो, आपके मुंह से कुछ और निकलेगा, इसका मतलब कि आप जो बोल रहे हो उसका आपके ब्रेन से कनेक्शन नहीं है, राइट। ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये करता क्या है ऐसा, मरकरी ऐसा क्या करता है कि ये सब प्रॉब्लम होती है। देखो ध्यान सुनो, देखो मरकरी जो है CH3Hg+ ले लो या Hg2+ ले लो, मरकरी क्या होता है सॉफ्ट करेक्टर का, ये भी होता है क्या सॉफ्ट करेक्टर का, दोनों के दोनों सॉफ्ट हैं। अब देखो हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर होता है, जैसे सिस्टीन, राइट। तो ये क्या करता है, देखो ये सॉफ्ट नेचर वाले सिस्टम प्रीफर टू बाइंड सॉफ्ट डोनर एटम्स, राइट। जैसे देखो यहां पर हमारे पास मान लो कोई अमीनो एसिड है ऐसे SH, राइट, इधर चेन में से दिखा देता हूं, इधर SH है, इधर मरकरी है, तो क्या करेगा ये, यहां S मरकरी, H+, यहां क्यों ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, तो क्या हो गया सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। तो ये जो है ना, ऐसे प्रोटीन्स या ऐसे अमीनो एसिड जिनके पास सल्फर होता है उनके साथ ही इंटरेक्ट कर लेते हैं, इंटरेक्शन करने की वजह से क्या करेंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। इसकी वजह से क्या हो गया, ये प्रोटीन क्या हो जाती है डीनेचर्ड, मतलब इसका जो फंक्शन है क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, डीनेचर्ड प्रोटीन। सेम इसी तरह कई सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जहां पर जिनके पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, कई सारे ऐसे एंजाइम हैं जिनके पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है या सल्फर ग्रुप होता है, ये उनसे भी बाइंड कर लेते हैं, राइट। ऑल्सो प्रिवेंट या ऑल्सो इनहिबिट, ऑल्सो इनहिबिट मेनी एंजाइम्स ड्यू टू बाइंडिंग विद S ऑफ प्रोटीन, सल्फर ऑफ प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये दो तरह से फंक्शन करते हैं, ये प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं, दूसरा ये कई सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जहां पर मरकरी क्या करता है, जिनके पास सल्फर होता है उनके सल्फर से बाइंड करेगा। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी मेटल, ध्यान सुनो मेरी बात, अगर मान लो एक हमारे पास एंजाइम है, उसके साथ जो हमारा सिस्टीन लिगेंड लगा हुआ है, तो आपको पता है कि जनरली जो हम मेटल सेंटर में लेते हैं वहां पे क्या होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है। ध्यान सुनो मेरी बात, तभी आपको समझ में आएगा ये। जनरली हमने जो भी अभी पढ़े हैं मेटल सेंटर के बारे में पढ़े हैं, वहां पर जनरली हमने देखा वहां पर क्या है हमारे पास, वहां पर जो मेटल सेंटर है हमारा, वो आयरन होता है, कॉपर होता है, मोलिब्डेनम होता है, राइट, या फिर हमारे पास कुछ जगह हमने देखा मैग्नीज होता है, राइट। तो अगर मान लो किसी भी एंजाइम के पास अगर सल्फर कंटेनिंग सिस्टम हुआ, तो उन सब मेटल के कंपैरिजन में तो ये ज्यादा बढ़िया है ना, ये ज्यादा सॉफ्ट है, तो इसकी प्रेफरेंस सल्फर के लिए क्या होगी ज्यादा। ये क्या करेगा, उनके सल्फर से बाइंड कर जाएगा, जैसे बाइंड करेगा उसमें क्या कर देगा, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन कर देगा। आपको पता है कि अगर एंजाइम के स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन हुआ तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, तो एंजाइम का फंक्शन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब एंजाइम का नाम नहीं ध्यान रखना हमें, ठीक है। तो एक दो काम दो तरीके से इन्फेक्ट करता है, एक प्रोटीन का डिनेचरेशन कर देता है, दूसरा एंजाइम को इनहिबिट कर देता है बाय दिस, ठीक है। और इसमें कई सारे एंजाइम तो ऐसे होते हैं जो ब्लड की सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनसे ब्लड का सिंथेसिस होता है। इसका मतलब कुल मिला के क्या करेगा ये, एनीमिया वाली कंडीशन भी क्रिएट कर देगा ये। अब हमें नाम नहीं ध्यान रखना उनका, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल, मरकरी किससे इन्वॉल्व होता है, एस, राइट। ये एस किसका पार्ट होता है मेनली, ये एस जो है किसका है, सिस्टीन या सिस्टाइन, राइट। तो हमारे पास सिस्टीन होता है, सिस्टीन सल्फर ग्रुप या थायोल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड से जुड़ता है, ये ध्यान रखना, और स्टेबल एडेक्ट बना लेता है, ठीक है।
ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ पहले, ये बात समझ में आई? सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट सेंटर को टारगेट करता है। सॉफ्ट सेंटर क्या होता है? सिस्टीन का सल्फर। मैंने यहां पर एग्जांपल से आपको दिखाया। तो मेनली क्या करता है, जो सिस्टीन प्रोटीन होती है उसको क्या करता है, ये उसके सल्फर को बाइंड करके या तो प्रोटीन को डीनेचर कर देगा या तो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब ये करेगा डिसऑर्डर तो क्रिएट हो ही जाएगा। ठीक है ना? चलो अब देखो, मरकरी की पॉइजनिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अब सिंपल सी बात है, मरकरी को पॉइजनिंग के प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है, क्या? हम लोग ऐसा कोई सिस्टम लाएं जो सिस्टीन के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर बॉन्डिंग करता हो, राइट? यहां लिखते हैं हम लोग, देखो, मरकरी पॉइजनिंग या मरकरी टॉक्सिसिटी कैन बी ओवरकम by use of चीलेटिंग लिगेंड्स। और ध्यान रखना, कौन से चीलेटिंग लिगेंड्स? जिनके पास सॉफ्ट डोनर एटम हो या जिनके पास हार्ड डोनर एटम हो। क्या लिखोगे? जिनके पास, अच्छा देखो, चीलेटिंग की यूज कर रहे हैं, ध्यान सुनो। आपको पता है कि नॉन चीलेटिंग के कंपैरिजन में जो चीलेटिंग होता है वो कॉम्प्लेक्स अच्छा बनाता है। तो अगर ये मान लो सिस्टीन से जुड़ा हुआ है, हमने कोई हमने चीलेटिंग एजेंट यूज किया तो ये सिस्टीन से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टीन में क्या होता है, अरे सिस्टीन ऐसे ही होता है ना, देखो ये मान लो यहां से जुड़ा है मरकरी, यहां से मरकरी जुड़ा है ऐसे, ये तो नॉन चिलेटिंग है ना। अगर मैं यहां पर चिलेटिंग लिगेंड यूज करूंगा तो चिलेटिंग की जो इंट्रेक्शन पावर होती है ज्यादा होती थी, यहां से रिप्लेस हो जाएगा, राइट? तो पहला फायदा हुआ किसका? चिलेट इफेक्ट का, कि ये रिप्लेस हो गया। इधर समझाता हूं, देखो इधर ध्यान से, क्यों चिलेटिंग यूज करता है। यहां है NH2, यहां है COH ग्रुप, यहां से मान लो आपका मरकरी जुड़ा हुआ है ऐसे, Hg2+ ऐसे, ठीक है, यहां मरकरी है, ठीक, इस तरह से, राइट? अब ये इसके साथ स्टेबल है, लेकिन अगर मैं यहां पर चिलेटिंग लिगेंड यूज कर लूंगा, चिलेटिंग लिगेंड, तुम्हें पता है कि ये तो नॉन चिलेटिंग सिस्टम है, ये चिलेटिंग है, तो ये क्या करेगा, मरकरी को यहां से रिप्लेस कर देगा ना। क्यों? ड्यू टू चिलेट इफेक्ट, ड्यू टू चिलेट इफेक्ट। दूसरा, अगर आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हटाना है, मतलब प्रोसेस को और बेहतर करना है, तो आप जो चिलेटिंग लिगेंड ले रहे हो उनमें कौन सा डोनर एटम ले लो? सॉफ्ट डोनर एटम। ध्यान सुनो, नॉन चिलेटिंग सिस्टम से मरकरी हमारा जुड़ा है, अगर हम चिलेटिंग यूज करेंगे तो नॉन चिलेटिंग से हमारा मरकरी चिलेटिंग में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ चिलेट इफेक्ट। मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये, कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग। तो पहला फायदा हुआ चिलेट इफेक्ट का। दूसरा यह है कि अगर आप चिलेटिंग लिगेंड में डोनर एटम को भी क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट, तो आपकी इसकी एफिनिटी और बढ़ जाएगी। एक तो चिलेट इफेक्ट, दूसरा सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। यहां पर क्या लेंगे? और सॉफ्ट डोनर एटम्स, चिलेटिंग लिगेंड, यहां लिखेंगे चिलेटिंग लिगेंड हैविंग सॉफ्ट डोनर एटम। तो समझ में आया क्यों हटता है? बोलो। राइट, तो जितना ज्यादा आप नॉन पोलर रखोगे उतना बढ़िया होगा। देख लो एक दो एग्जांपल, जैसे यूज करते हैं डी पेनिसिलामाइन, ठीक, ये क्या है? इधर NH2 ग्रुप है, इधर COH, ये यहां पे आप मरकरी ऐड करोगे तो इधर से भी जुड़ जाएगा, इधर से भी जुड़ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा।
NH2, इधर SH, इधर मरकरी, इधर कोऑर्डिनेट, ये स्टेबल चीलेट। तो ऐसे आप हटा सकते हो, ठीक है। एक मिनट, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ी सी, ऐसे ध्यान रखना, SH यहाँ यहीं पे सच है भैया, ठीक है, यहाँ सच है, ऐसे कर देना। पता है यहाँ पर एक चेन क्यों नहीं रही, बताओ। यहाँ पर जो मैंने लिखा था, यहाँ पर एक कार्बन क्यों नहीं बढ़ाया गया, बता सकते हो आप, सोच के बताओ। यहाँ पर हमने लिखा था ना पहले एक कार्बन, वो गड़बड़ था, एक कार्बन एक्स्ट्रा क्यों नहीं था पता है? क्योंकि देखो इधर ध्यान सुनो, इधर आगे करते ना, अगर एक कार्बन बढ़ाते, ये कितने मेंबर देंगे, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड चीलेट रिंग है, ये क्या है, मोर स्टेबल। अगर एक कार्बन बढ़ाते ना, यहाँ पे देखो, ये मैं आपको समझा चुका हूं, ये सब चीजें बता चुका हूं ना। अगर मैं ऐसा कर देता यहाँ पे, ये ऐसे ले लेते ये लोग NH2, यहाँ 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 कर देते SH, यहाँ मरकरी कर देते, तो ये 6 मेंबर रिंग बनती, ये क्या होती, लेस स्टेबल। ये क्या है, तो अगर कभी डी पेनिसिलामाइन का स्ट्रक्चर भूल जाओ कि यहाँ कार्बन के साथ सल्फर लगा, तो आपको याद रहेगा कि 5 वाला बनाना, 6 वाला नहीं बनाना, समझ गए ना। तो ये इसलिए बनाया गया क्योंकि ये मोर फेवरेबल है, ये क्या है, लेस स्टेबल। जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, बाइंडिंग एफिनिटी होगी। लॉजिकल है कि नहीं, है बताओ, ये तो लॉजिकल है ना। तो जैसे मैं भूला था वैसे भूलना नहीं है हमें, तो कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना, 5 मेंबर रिंग बनती है। इसी तरह एक होता है ब्रिटिश एंटी लुसाइट, उसको देख लो, BAL बोलते हैं। ये क्या है, ऐसे SH SH OH, यहां भी मरकरी से जुड़ता है, इससे भी। वही जो हमने तभी एग्जांपल लिखा था, Hg जोड़ दो ऐसे सल्फर के साथ ऐसे। यहाँ भी कितने मेंबर देंगे, देखो सल्फर यहाँ है, ध्यान देखो, सल्फर यहाँ है, सल्फर यहाँ है, 1 2 3 4 5, है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है, 5 मेंबर रिंग है। कॉमनली जो है ना, ये दोनों के दोनों देखो, BAL और डी पेनिसिलामाइन, ये दोनों के दोनों ना जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल, उनके पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए चाहिए था। सॉफ्ट मेटल मतलब कॉपर हो गया, राइट, कॉपर 2+, कैडमियम 2+, आर्सेनिक के लिए, राइट, और ये मरकरी के लिए, इनकी पॉइजनिंग को ट्रीट करने में जनरली ये दोनों यूज किए जाते हैं। तो ये एग्जांपल ध्यान रखना है, सब में काम आएगा हमारे लिए, कैडमियम में भी काम आएगा, राइट, और आर्सेनिक में भी काम आएगा, कॉपर में भी काम आएगा, मरकरी में तो काम आ ही रहा है, ठीक है। चलो, तो ये इतनी बात हुई मरकरी की। तो ध्यान रखना, मरकरी टॉक्सिसिटी कैसे क्रिएट करता है, बाय बाइंडिंग विद सल्फर ऑफ सिस्टीन, या बाय बाइंडिंग विद सल्फर ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। क्यों बाइंड करता है, बिकॉज ऑफ सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, मिथाइल मरकरी, ठीक है। मिनीमाटा के बारे में ध्यान रखना, और आपसे सिम्टम कोई पूछने वाला है नहीं, मिनीमाटा डिजीज नाम ध्यान रखना बस। सिम्टम मैंने आपको बता दिया कि CNS डैमेज हो जाता है, टॉक्सिया प्रॉब्लम हो जाती है, और ये सब अगर हुआ तो लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, ये सब बहुत कॉमन चीजें हो जाती हैं। कुल मिला के भगवान की तरफ जाने का रास्ता खुल जाता है, बस इतना जानो। ब्रिटिश एंटी लुइसाइड बोलते हैं बेटा, ब्रिटिश एंटी
इधर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3 डाई मरकैप्टो, मरकैप्टो मतलब मरकरी, 3 कार्बन है ना, प्रोपेनॉल, ये इसका नाम है, 2 3 डाई मरकैप्टो प्रोपेनॉल। BAL इसका कॉमन नेम एक्चुअली ना, आप सुने होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि जर्मनी ने ना क्या किया था, आर्सेनिक का कंपाउंड यूज किया था, ठीक है, और आर्सेनिक कंपाउंड की भी जो टॉक्सिक जो एफिनिटी होती है वो सल्फर के लिए होती है, तो वो भी क्या करता है, ढेर सारे एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, इवन वो भी जो होता है ब्लड की सिंथेसिस को ब्लॉक करने, जो ब्लड की सिंथेसिस में एंजाइम इन्वॉल्व उनको ब्लॉक कर देता है। ऐसा बोलते हैं कि जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर गैस यूज किया था ऐसा, जिसमें आर्सेनिक था, राइट, तो उसको जो है ल्यूसाइड बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, उसको ल्यूसाइड, उसको जो है इनहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए इन्होंने ये बनाया था ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। ये क्या करता है, ये जो भी हैवियर मेटल होंगे उनको बाइंड कर लेगा, मतलब उनकी टॉक्सिसिटी को कम कर देगा, समझ में आया। ये लुइसाइड वहीं से आया है, लुइसाइड गैस का नाम था जो जर्मनी ने यूज किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो उसको इनहिबिट करने के लिए लोगों ने डेवलप किया था, एंटी लुइसाइड इसीलिए बोला जा रहा है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो देखो अब आगे देखते हैं हम लोग कैडमियम टॉक्सिसिटी, ठीक है, तो मरकरी के बारे में हमने पढ़ लिया, पढ़ते हैं टॉक्सिसिटी। अच्छा, मरकरी कहाँ से आता है जानते हो, मरकरी कहाँ से मिलेगा, मतलब मरकरी जो होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है मरकरी बैटरीज से। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या पीजी में आपने, क्या होगा, मरकरी इलेक्ट्रोड पे वर्क किया होगा ना, कैलोमल इलेक्ट्रोड नाम सुने हो कि नहीं। सोर्सेस मरकरी के कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो गया, राइट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो मरकरी बैटरी में यूज किया जाता है, जो मरकरी इलेक्ट्रोड में यूज किया जाता है, मरकरी बहुत सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनमें यूज किया जाता है, तो ये सब ये इन सब जगह से मरकरी आता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, टॉक्सिसिटी ऑफ कैडमियम, टॉक्सिसिटी, और देखना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया है कैडमियम से, एक बार नहीं कई बार आया है, ठीक है, उसमें आपसे सब कुछ पूछता है वो कि कौन ज्यादा टॉक्सिक है, और ये वाला बात जरूर ध्यान रखना, कौन सा वाला, विटामिन B12 वाला, कि विटामिन B12 की प्रेजेंस में मरकरी हाईली टॉक्सिक हो जाता है, भूलना नहीं है, ठीक है, यही स्टेटमेंट भी। तो एग्जाम में मरकरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कैडमियम से रिलेटेड क्वेश्चन आए, देखेंगे हम करके, देखो टॉक्सिसिटी ऑफ कैडमियम। एक दो चीजें पहले समझो, देखो ना, कैडमियम का ध्यान सुनो, कैडमियम का एज सच ज्यादा यूज नहीं होता, जैसे कैडमियम बैटरी में यूज होता है वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन कैडमियम का एज सच ज्यादा इंडस्ट्री में भी यूज नहीं है, मेरी बात ध्यान सुनो, मरकरी का तो यूज है बैटरीज में, या फिर जो हमने कहा कि कुछ इंडस्ट्री जैसे जो एस्टल्डिहाइड बनाया जाता है उसकी प्रोसेस में मरकरी का यूज किया जाता है, लेकिन कैडमियम का एज सच यूज नहीं है। लेकिन ये कॉमनली जो है ना, जिंक, जिंक और कैडमियम एक ही ग्रुप के है ना, इसका तो यूज नहीं है, लेकिन जिंक का तो यूज है, ये तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कहाँ, गैल्वेनाइजेशन, पढ़े होगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना, ब्रास, ब्रास नाम सुने हो, कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन, है ना, अरे जिंक के बर्तन नहीं पढ़े हो बहुत सारे, ब्रास, ये गैल्वेनाइजेशन, ये सब बैटरी में भी, बैटरी में भी, तो मेनली जो यूज है किसका है, जिंक का, राइट। अब ध्यान सुनो, देखा ये गया, देखा यह गया कि जहां जहां पर जिंक का कंजम्पशन ज्यादा है, जहां जहां पर जिंक का कंजम्पशन ज्यादा है, वहां वहां पर क्या देखने को मिली, कैडमियम टॉक्सिसिटी। कैडमियम का यूज नहीं है, लेकिन फिर भी देखा गया जहां जहां जिंक का कंजम्पशन ज्यादा था, वहां वहां क्या मिला, कैडमियम की टॉक्सिसिटी। क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जो कैडमियम है ना वो जिंक के साथ पाया जाता है, तो जब भी आप जिंक की बात करोगे ना, तो ज्यादातर जो जिंक होता है वो कैडमियम से क्या होता है, एसोसिएटेड, इसलिए देखा गया जितना ज्यादा जिंक का कंजम्पशन जहां हुआ, वहां पर कैडमियम की टॉक्सिसिटी उतनी ज्यादा देखने को मिली। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज कैडमियम इज एसोसिएटेड विद जिंक। प्रॉपर्टी देखो, चार्ज दोनों का क्या है, सेम, D0 ये भी है, D0 ये भी है, तो ना तो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा, ना तो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा। देख लो मैं कंपेयर कर देता हूं, Zn2+ और कैडमियम 2+ साथ साथ क्यों रहते हैं,
ये भी D10, ये भी D10, CFSC इसकी भी 0, CFSC इसकी भी 0। तो क्या दोनों की कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ना तो इसकी बढ़िया ना तो इसकी बढ़िया है, तो CFSC स्टेबलाइजेशन है ही नहीं। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज होंगी क्या होंगी, सिमिलर होंगी ना। चार्ज सेम है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, CFSC नहीं, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर। इसीलिए क्या होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो जिंक का कंजम्पशन करने पर कैडमियम टॉक्सिसिटी क्यों हुई, बिकॉज ऑफ ये करेक्टर एक ही ग्रुप के हैं भाई, ऐसे लिखते हो ना 10th वाले में, 12th ग्रुप में, जिंक कैडमियम मरकरी, यहाँ यहाँ ऐसे करके। फिर आप पूछोगे मरकरी क्यों होता है, अरे मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, ये नॉर्मल सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, मरकरी अलग है इससे। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सिमिलर साइज, राइट, थोड़ा सा बड़ा है, दोनों D0, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किसी की नहीं, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं। अब आपको बात में समझ में कि कैडमियम ज्यादा यूज नहीं होता, फिर भी टॉक्सिसिटी कहां से आई, वो जिंक की वजह से आती है। जहां जहां जिंक ज्यादा यूज होता है वहां पर कैडमियम की टॉक्सिसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सिम्टम क्या है इसके, देखो, सिम्टम्स ऑफ कैडमियम टॉक्सिसिटी, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हो तो आप देखो, ध्यान सुनो मेरी बात, इधर समझो, एक कंपेयर करके दिखाता हूं आपको। कैल्शियम 2+, कैडमियम 2+, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोनों की, सेम, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ऐसा रहता है, कैल्शियम और कैडमियम, ध्यान सुनना, ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी लार्ज साइज का एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, और ये भी लार्ज साइज का, इसकी भी CFSC 0, इसकी भी CFSC 0। अब जरा बताओ, साइज सेम, भाई D10 है ना, इसकी CFSC 0, ध्यान से समझना, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, कैल्शियम और कैडमियम में ध्यान सुनो, ये +2, ये +2, ये लार्ज साइज, ये लार्ज साइज, CFSC इसकी भी 0, क्योंकि ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। इसकी क्यों 0 है, क्योंकि ये D10 है। इसकी क्यों 0 है, क्योंकि ये S ब्लॉक है। तो अब बताओ, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी कि नहीं, यस या नो, होगी ना, होगी भैया कि नहीं, बताओ। जब को देखो, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, आपको इसकी बीमारी समझ में आएगी नहीं कि इसका जो मेन काम हो क्या है, बोलो, प्रॉपर्टी सिमिलर होगी ना। इसका मतलब कैल्शियम 2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय कैडमियम 2। अगर हमारे बॉडी के अंदर कैडमियम इंटर कर जाएगा, कैडमियम एक्सेस हो जाएगा, तो कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। कैल्शियम मेनली कहां होता है बताओ, बोन्स में, कैल्शियम फॉस्फेट्स के फॉर्म में। तो अगर वहां से, ध्यान सुनो मेरी बात, कैल्शियम क्या होता है, बोन्स में। अब क्या करेगा, कैडमियम जब आएगा तो क्या करेगा, कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा, और कैल्शियम का जो रिमूवल उसको बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इट कॉजेज डीकैल्सिफिकेशन, राइट। जो बोन्स इतनी हार्ड होती है ना, जो ब्रेक नहीं होती इजिली, वो कैल्शियम का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसकी हार्डनेस को मेंटेन करने में। ध्यान से मेरी बात सुनो, जो बोन्स हमारी बॉडी के अंदर हार्ड होती हैं, उसमें कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम उसको प्रॉपर्ली बाइंड करके स्ट्रांगली इंटरेक्शन करके रखता है, जिससे क्या होती है, हार्डनेस। अगर कैल्शियम को हम हटा के कैडमियम लगा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा तब, डीकैल्सिफिकेशन। तो जो बोन हो जाती है ना, वो कमजोर हो जाती हैं, बोन्स बिकम्स वेरी वीक। और लोग बताते हैं कि इतनी वीक हो जाती है, मतलब कैडमियम टॉक्सिटी कितनी खतरनाक है, इतनी वीक हो जाती है हड्डियां, इतनी वीक हो जाती है बोन्स की, अगर आप करवट लोगे ना, जैसे मान लो ऐसे लेटे हो आप और ऐसे करवट लोगे ना, तो हड्डी टूट जाएगी। सोचो, सोचो कितना खतरनाक काम है, कि मतलब अगर आप बाई करवट लेटे हो, दाई करवट गए, तो आपकी बोन गई। इवन ऐसे बोलते हैं कि अगर आप खांस दो ना हल्का धीरे ऐसे करके, तो ऐसे बोलते हैं कि इतना कमजोर हो जाती है बोन्स, क्योंकि कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है, बोन्स इतनी कमजोर हो जाती है, खांसने पे आपकी रिब्स जो है, रिब्स ये ब्रेक हो जाएंगे।
जो हड्डियां है ना, ये पसली जिनको बोलते हैं, यहाँ पे ये टूट जाती हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब अगर करवट लेने पे हड्डी टूट रही है तो मतलब सोचो कितनी खतरनाक बीमारी है। वो जैसे आप मम्मी मूवीज नहीं देखते हो, ऐसे छू देता है तो पूरा वो ढह जाता है, वैसे खत्म हो जाता है पूरा। देखो ना कई सारी उसमें ऐसे करते नहीं, आप देखो जब कई सारी हॉलीवुड मूवीज देखो तो जो जहां पर भूत ऊत वाली पिक्चरें होती हैं उसमें देखो ना, जैसे तलवार से मारेगा पूरा वो मिट्टी में मिल जाता है, सब खत्म हो जाता है। यहाँ सेम यही है, राइट? इतनी वीक हो जाती है, वीक, सो दैट इट कैन इवन ब्रेक ऑन कफिंग, स्लाइड कफिंग। वो भी ये नहीं कि आपको जो एक होती है बहुत तेज काली खांसी लोग बोलते हैं, वो वाली खांसी जरूरत नहीं, नॉर्मल खांस दोगे ना तब भी हड्डी टूट जाएगी। या फिर ऑन टर्निंग ऑन बेड, टर्निंग ऑन बेड, इसका एक नाम है डिजीज का। ये डिजीज कहां मिला था? टर्निंग ऑन बेड। ये डिजीज, ये जो इतनी वीक हो जाती है, ये डिजीज सबसे पहले कहां मिली थी? जापान में। और इसका नाम क्या है? इताई, इताई, राइट? दिस leads to a disease called, तो ये डिजीज का नाम ध्यान रखना, इताई, इताई। अब भगवान जाने वो लोग क्या सोच के इताई इताई बोलेंगे, कुछ ना मतलब तो जरूर होगा, हड्डी टूटने से ही कुछ होगा, है ना? गुड मॉर्निंग भैया। इताई, इताई क्यों हुआ था वहां पे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैडमियम इन सॉइल। ठीक है, तो सॉइल में मतलब इंडस्ट्री की वजह से नहीं होता, तो ये नाम ध्यान रखना, इताई, इताई। क्या होता है इसमें? बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा, अभी हमने पढ़ा कि कैडमियम 2+ क्या करता है? कैडमियम 2+, जिंक 2+, सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो कैडमियम 2+ कैन रिप्लेस Zn2+ फ्रॉम जिंक कंटेनिंग एंजाइम। कर सकता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। भाई अगर जिंक के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर है, बॉडी के अंदर अगर आएगा तो ये जिंक कंटेनिंग एंजाइम को कंप्लीट कर सकता है, मतलब जिंक कंटेनिंग जो एंजाइम से उसमें से जिंक को रिप्लेस कर सकता है ना? तो इसका मतलब सिंपल क्या करेगा? इसकी एक्टिविटी को बंद कर देगा, हेंस। और आपको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, नहीं मिल रहा है? अच्छा, इताई इताई डिजीज नहीं आई कभी? अच्छा ठीक है, अभी रुको मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन रुको। तो मैंने कहाँ ज्यादा पढ़ाया ही बेटा इसमें, अभी एक ही क्लास तो लिया हूँ, इसमें मैंने ज्यादा बोला ही नहीं। मैंने कैडमियम के बारे में बताया, मरकरी के बारे में बताया, है ना? और एक बात बताओ कि अगर अगर नहीं आया अभी तक, मान लो ठीक है 4-5 क्वेश्चन आए हैं या 3-4 क्वेश्चन है मान लिए, तो आपको क्या लगता है कि आगे नहीं आएगा? ये बताओ, साइटोक्रोम P450 की जो मैकेनिज्म थी इससे पहले एग्जाम में नहीं आई थी, 2020 के एग्जाम से पहले नहीं आई थी। इस साइटोक्रोम P450 में होमोलिटिक क्लीवेज होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। आई ना एग्जाम में उसके बाद, तो क्या बोलोगे कि मैकेनिज्म हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैकेनिज्म नहीं आई है? बिल्कुल, जो नहीं आया उसके चांसेस ज्यादा हैं। अब आपको क्या लगता है कि जीवन भर वही पूछेगा आपसे, ओ मरकरी मिनीमाटा बस हो गया? क्या आपको मरकरी के अलावा कैडमियम उसके पास ऑप्शन नहीं है क्या? आर्सेनिक उसके पास ऑप्शन नहीं है क्या? और आपको लगता है ये हल्की फुल्की बीमारी है? आप सोचो अगर आदमी करवट लेने पे हड्डी टूट जा रही है, टर्न करने पे ही, इसका मतलब सिंपल क्या है? ठीक है, राइट? तो बेटा जो चीजें
थोड़ी सी नहीं पढ़े हो, जो चीजें पहले नहीं है, उनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और आप देखोगे, जो कॉमनली आप देखोगे ना, बहुत सारे जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उनमें इताई इताई कई बार एग्जाम में आया है कि कैडमियम टॉक्सिसिटी से कौन सी डिजीज होती है, इताई इताई, ठीक है बेटा। चलो अच्छा देखो, बाकी एक दो चीजें और ध्यान रखना, किडनी फेल्योर, राइट, किडनी फेल्योर, लीवर डैमेज, ये सब कुछ भी होता है, लेकिन ध्यान रखना आप इताई इताई के बारे में। और बाकी यहाँ ये काम क्या करता है ये भी देखो, कैडमियम 2+ क्या है, सॉफ्ट सेंटर। तो देखो दो काम तो मैंने बताए कि ये अपने साइज और चार्ज की वजह से कैल्शियम को रिप्लेस करता है, अपने सिमिलर प्रॉपर्टी की वजह से जिंक को रिप्लेस करता है। लेकिन सिर्फ यही काम नहीं करता, ये और भी काम करता है, क्योंकि ये सॉफ्ट है ना, तो ये स्ट्रांगली बाइंड किससे करेगा, स्ट्रांगली बाइंड टू सल्फर ऑफ सिस्टीन। अब ये करेगा तो इसका मतलब बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटी को भी ब्लॉक कर देगा, हेंस इट इनहिबिट्स एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम्स, एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम्स। तो बस अब इसको किसी तरह से यहां से हटा दें, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिसिटी कैसे कर सकते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ कैडमियम टॉक्सिसिटी, भाई सिंपल सी बात, इसको हटाना है तो चीलेटिंग लिगेंड ले लो। हाँ वो करवा दे रहे भैया, रिएक्शन मैकेनिज्म में साथ में ही करवा रहा हूं ना, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में सारे क्वेश्चन साथ में करवा दे रहा हूं, ठीक है। इवन मैंने आपको बोला है कि मैं आपको कुछ और भी चीजें बता दूंगा जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि पढ़ना कैसे आपको। आगे देखो, रिमूवल ऑफ कैडमियम टॉक्सिसिटी में कैसे करोगे, आप वो यूज कर लो, BAL, ब्रिटिश एंटीवो, और क्या सा, डी पेनिसिला माइन, इनको यूज कर लो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें थोड़ा सा मुझे आपको बताना है, देखो मैंने एक चीज आपसे बोला था बेटा, विल्सन डिजीज एग्जाम में पूछा गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। बस अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा ये, अगली क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये। इसमें देखो ज्यादा टाइम मरकरी में लगा मुझे, कैडमियम में थोड़ा टाइम लगा, आर्सेनिक में और कम टाइम लगेगा। और विल्सन डिजीज के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आप पहले का लेक्चर देखोगे तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ा बता दूंगा कि विल्सन डिजीज का रीजन क्या है, बस। वैसे बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे ऐसे मेटल्स, सबके बारे में हमें नहीं पढ़ना। फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा कि मेटल्स इन मेडिसिन क्या है, मतलब जैसे प्लेटिनम जो है एंटी कैंसर ड्रग में है, लिथियम जो है मैनियक डिप्रेशन में यूज होता है, गैडोलिनियम एमआरआई में यूज होता है, गोल्ड जो होता है वो आर्थराइटिस के ड्रग में यूज होता है। तो कुछ आप कॉमन मेटल्स के नाम ध्यान रखना जो कॉमन बीमारियों में यूज किए जाते हैं, ठीक है, बस। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। हाँ एक चीज बचेगी, निकल कंटेनिंग एंजाइम, जिसमें यूरिएज हो गया, डिहाइड्रोजिनेज हो गया, अगर आप लोग की इच्छा होगी तो हम कभी पढ़ लेंगे, क्योंकि एक दो बार निकल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अरे नहीं अभी मैं रहूंगा नहीं, एक दो दिन मैं आऊंगा उसके बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मुझे जाना है, थोड़ा काम है, तो मैं एक दो दिन बाद स्टार्ट करूंगा जब आऊंगा। तो अभी आप इतना जितना पढ़े उतना अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है, राइट। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, एक, ठीक है, देख क्वेश्चन कर लो, एक मिनट रुको। आप देख लो ना, एक बाइन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देख तो लो कि मेटल टॉक्सिसिटी से आता है कि नहीं। चलो देख लेते हैं, ये है नेट दिसंबर 2014 का क्वेश्चन, ठीक है, नेट दिसंबर 2014 लिखा है, द आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर, और इताई इताई ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई इताई इताई, ठीक है। देखो मरकरी एज एन स्टैंड फॉर मरकरी, अरे भैया पहले इसको पढ़ लो बेटा, बता देंगे, अभी अभी पूछ लेना मुझसे, एज एन
इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट, इन्वायरमेंट, तो ऑप्शन देखो इसके, 4 मार्क्स का था ये, ठीक है। पहला है कार्बेन, कार्बन आयनिक, कार्बे एनायनिक बायोमिथाइलेशन, बायोमिथाइलेशन converts it into CH3Hg plus. सेकेंड, थायोल ग्रुप, थायोल मतलब सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, थायोल ग्रुप ऑफ सिस्टीन हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर मरकरी, फॉर मरकरी। जितने भी सॉफ्ट मेटल होते हैं ना, सबकी एफिनिटी इसके लिए होती है, मरकरी। थर्ड, मरकरी कंटेनिंग, मरकरी कंटेनिंग, कंटेनिंग इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, मरकरी कंटेनिंग इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट रिलीज्ड कॉज्ड, ध्यान से जवाब देना, मिनीमाटा डिजीज। करेक्ट आंसर बताना है। पहला है आपका ए एंड बी, दूसरा है आपका ए एंड सी, तीसरा है आपका बी एंड सी, और फोर्थ है आपका, अरे 1 2 3 है, ठीक है, ए बी सी समझ लेना, राइट इसको, ए बी सी, ए बी एंड सी। कोई बात नहीं भैया, पढ़ो और बस। चलो बताओ, अब बताओ, अगर आपको मरकरी के बारे में ये नहीं पता होता कि बायोमिथाइलेशन क्या है, ये नहीं पता होता कि किसके लिए वो है, तब कर पाते? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोलो आंसर क्या होगा इसका? सही है ना सब इसमें? अच्छा, पहला ही सही है। बी एंड सी। अरे कार्बेनिक बायोमिथाइलेशन, अरे भैया बायोमिथाइलेशन के बिना कैसे होगा? खुद से सोचो, इधर सुनो पहले, इधर सुनो। आपको याद है Hg2+ में क्या जोड़ोगे? CH3 माइनस जोड़ोगे ना, तभी तो CH3Hg बनेगा। तो ये कार्बन आयनिक हुआ कि नहीं? बोलो, कार्बन आयनिक तो है। अरे मरकरी पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज बचा, तो इसका मतलब जो सी, आपको पढ़ाया था मैंने विटामिन B12 में कि 3 तरह से CH3 जुड़ सकता है, CH3+ के फॉर्म में, CH3- के फॉर्म में, CH3 रेडिकल के। ये तीनों रिएक्शन कैटलाइज करता है कौन? विटामिन B12, ठीक है। और खुद से सोचो कि अगर ये बना है तो मरकरी पे क्या जीरो, मरकरी पे कौन सा चार्ज होता है? 2+। तो अगर CH3 जुड़ने से, इसने दिया है फॉर्मूला भी, CH3Hg+ बना है, तो बताओ इस पे कौन सा चार्ज रहा होगा? खुद सोचो, कौन सा चार्ज रहा होगा इस पे? CH3- रहा होगा ना, तो कार्बन आयनिक ही तो हुआ। बायोमिथाइलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया क्रिएट कर रहा है। कौन कर रहा है ये फंक्शन? विटामिन B12 कर रहा है। सही बात है ना? अरे बेटा अभी तो पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, देखो कार्बेनिक, अभी बायोमिथाइलेशन, इधर देखो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इधर देखो, इधर कहां गया? ये तो विटामिन B12 में मैंने पढ़ाया है, देखो इधर, ये Hg2+ एनारोबिक बैक्टीरिया बायोमिथाइलेशन कन्वर्ट किसमें हुआ? CH3Hg+ में। इसी को तो बोलते हैं मिथाइल को, और कौन काम करता है ये? मिथाइल कोबालामिन या विटामिन B12 बोलते हैं इसको, यही तो है।
ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं विटामिन B12 में। ये टॉक्सिक नहीं था, मैंने बताया ना कि ये उतना टॉक्सिक नहीं है, ये उतना टॉक्सिक नहीं है जितना टॉक्सिक ये है। ठीक है, अभी बताओ सबको समझ में आया बात ये। और दूसरा मरकरी 2+ क्या है, सॉफ्ट सेंटर, किससे बाइंड करेगा ये, सिस्टीन रिच सल्फर से ना, राइट। तो बस सही है ना। मैंने आपको बताया था मिनीमाटा वे में जो आया था मरकरी कहां से था, इंडस्ट्री से आया था वो, ठीक है। उसके बाद उसका बायोमिथाइलेशन हो गया तो फाइनली जो है वो कन्वर्ट हो गया। मरकरी कंटेनिंग इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट रिलीज्ड, वही मरकरी आया था, उसी का बायोमिथाइलेशन हुआ, उसी की वजह से मिनीमाटा डिजीज हुई। तो सही तो है ये, अभी पढ़ाया तो था मिनीमाटा के बारे में, इसीलिए मिनीमाटा फेमस था, इसलिए मैंने उसके बारे में बताया कि मिनीमाटा जापान में है, इंडस्ट्री से वहां पे आया, फिर बायोमिथाइलेशन हुआ, फिर टॉक्सिक हो गया। ये सब बातें इसलिए जाना क्योंकि मिनीमाटा बहुत फेमस डिजीज हुई थी। ठीक, चलो तो ये बाकी कैडमियम का इताई इताई सिर्फ नाम पूछते हैं जनरली, ठीक है। कैडमियम टॉक्सिसिटी में ज्यादातर अभी 4-5 बार मैंने देखा है कई सारे एग्जाम में कैडमियम टॉक्सिसिटी को, उसमें जो डिजीज है मेनली इताई इताई, उसमें जिसमें ध्यान रखना कि बोन्स जो है बहुत कमजोर हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। ठीक, कैडमियम की भी टॉक्सिसिटी रिमूव करना है तो BaL और डी पेनिसिलामाइन यूज कर सकते हो, और भी लोग यूज कर सकते हो। सेम तरह मरकरी का भी यूज करना है तो वहां भी चिलेटिंग लिगेंड जिनमें सॉफ्ट सेंटर हो उनको यूज कर सकते हो। ये सब कॉन्सेप्चुअल है, रटना नहीं है सब चीजें, ठीक है। अभी 2 चीज बचती है, आर्सेनिक और कॉपर का एक्सेस जिसमें बिल्सन होता है, वो इससे छोटा है। अगली क्लास हम लोग उसको पढ़ लेंगे, और साथ में हम लोग मेटल इन मेडिसिन, एंटी कैंसर ड्रग, एंटी आर्थराइटिस ड्रग, एमआरआईज एंड और कुछ और 2-3 डिजीज सिलेक्टेड जो ड्रग्स हैं जो उसमें मेटल का यूज होता है उनको पढ़ लेंगे। तुम्हारा ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर अच्छे से ध्यान रखो, बाद में हम 1-2 दिन बाद हम लोग फिर से मिलते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ो आप अच्छे से। ओके, टेक केयर।